पहले कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा फर्स्ट पेपर है, देखो जो है फर्स्ट पेपर है, तो इस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो है हमें ओवरऑल जो है 10 चैप्टर पढ़ने हैं, 10 चैप्टर। इस 10 चैप्टर्स में से कि पहले जो 3 चैप्टर हैं, देखो जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट जो है, सेकंड एंड थर्ड, तो इनमें क्या होगा कि भाई समाज शास्त्र का उद्भव और विकास, समाज शास्त्र का उद्भव एवं विकास, एवं विकास। दूसरे में समाज शास्त्र की विषय वस्तु, भाई समाज शास्त्र की विषय वस्तु समाज है, तो समाज शास्त्र की विषय वस्तु, विषय वस्तु। और जो हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब जो है समाज शास्त्र की जो है प्रकृति, समाज शास्त्र की जो है प्रकृति। हम पहले यानी जो है 3 चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि भाई समाज शास्त्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ, समाज शास्त्र की विषय वस्तु क्या है, और समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है। पहले 3 चैप्टर हमारे होंगे। फिर हम जो है दूसरा चैप्टर जो है थिंकर के बारे में, यानी जो थिंकर है, मतलब दूसरा का मतलब ये चौथा चैप्टर होगा हमारा थिंकर के बारे में। इसमें से मेजरली हम जो है 6 से 7 थिंकर्स को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। इवन मैंने आपको बताया कि भाई 6-7 तो ठीक है, ये हमारे सिलेबस में मेंशन है, लेकिन जिनका रेफरेंस जो आता है तो क्या उन्हें छोड़ देंगे? नहीं सर। तो ओवरऑल हम 40 से 50 थिंकर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये पहले पेपर की मैं बात कर रहा हूं, आज हम पहला पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर हमारा जो है पांचवा यानी 5 टू आपका जो 10 चैप्टर है उस समाज के बारे में, इसी में शादी विवाह किंचित रिलेशन नातेदारी, ये सारी चीजें यहां पर हम पढ़ें। तो पहला पेपर हमारा देखो, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप ना चाह कर भी आपको सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शनल नहीं भी रखते हैं तो भी आपको सोशियोलॉजी मतलब सोशल इशू और सोशल जो जस्टिस के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। तो भाई जब आपको सोशल इशू के अंतर्गत वही पढ़ना है तो हम सोशियोलॉजी क्यों ना चुने? अगर इसकी सारी चीज बहुत इजियर है, बहुत आसान है, हर एक पेपर में ओवरलैपिंग है, इवन 5 पेपर में ऐसे को मिला दें, और साथ में आपका इंटरव्यू में मैंने आपको बताया कि समाजशास्त्र पढ़ने से आपका एम्पैथेटिक और इंक्लूसिव नजरिया डेवलप होता है। आपके जो है आंसर राइटिंग में एक जो है ऐसी क्षमता विकसित होती है कि जो एग्जामिनर होता है एकदम उसका दिल खुश हो जाता है। देखो भाई समाजशास्त्र जो हमसे डेली, समाजशास्त्र में है क्या, जो डेली हम चीजों से इंटरेक्ट कर रहे हैं वही सारी चीजें हैं। साहित्य वगैरह वगैरह विषयों पे थोड़ा सा साहित्यिक भाषा में मजा नहीं आता है तो आपकी मतलब जो है सभी एग्जामिनर को, ठीक है, तो वजह हो जाती है, लेकिन ये एकदम सामान्य चीज है। और जब आपको ओवरलैपिंग है सारी सब्जेक्ट सभी पेपर्स के साथ, तो हम क्यों ना पढ़ें, है ना। चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी समाज शास्त्र का उद्भव और विकास। समाज शास्त्र का उद्भव एवं विकास। देखो जैसे ही हमारा क्लास खत्म होगा, आपको जो है क्लास खत्म होने के बाद प्रॉपर नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, ठीक है। आपको कंप्लीट दोनों पेपर का नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ में जो कंटेंट जो आपको पढ़ना है मैंने बता ही दिया हूं इग्नू का, और उसको जो है हम चैप्टर वाइज भी बता देंगे। सारा तो नहीं पढ़ना है कि इग्नू का, तो वो भी बता देंगे। और आपको देखो, मुझे 4 से 5 साल पढ़ाते हो गया, एक मैंने अपने और जब अपने तैयारी के दौरान और अब पढ़ाने के दौरान एक चीज मैंने देखा कि भाई यूपीएससी का कोई शॉर्टकट नहीं है।
आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रिवीजन करो, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, तभी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो खैर चलो, अभी जो समाज शास्त्र का उद्भव है, तो समाज शास्त्र का उद्भव औद्योगिक क्रांति जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फ्रांसीसी क्रांति जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इससे उत्पन्न ज्ञानोदय यानी इनलाइटमेंट, क्या इनलाइटमेंट, ज्ञानोदय, पुनर्जागरण, इनके विचारों के आधार पर हुआ है। सामाजिक विश्लेषण प्रमुखतया दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित रहा है, लेकिन जो आधुनिकता, यदि जो मॉडर्निटी, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण और तार्किकता, रैशनलाइजेशन एंड लौकिकीकरण यानी सेकुलराइजेशन, इसके प्रति प्रतिक्रिया ने आधुनिक शैक्षिक समाजशास्त्री विश्लेषण की एक नींव रखी, आधार तैयार किया और आधुनिक राष्ट्र के निर्माण की दिशा में ये सभी नगरीकरण, पूंजीवाद, आधुनिकता, तार्किकता, लौकिकीकरण, इन कारकों से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं को हल करने में जो शास्त्रीय और बौद्धिक प्रयास किए गए, उन्होंने आधुनिक समाजशास्त्र के उदय की क्या करी, नींव डाली। अब देखो, जो भाई मनुष्य है एक विवेकशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, कॉन्शियस है, तो भाई इसकी अपनी जरूरतें हैं, तो उन जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो अब ऐसा तो है नहीं है कि यह अकेले अपनी आवश्यकताएं पूरा कर लेगा। तो जब यह व्यक्ति अकेले अपनी आवश्यकताएं नहीं पूरा कर पाएगा, तो यह अंतर क्रियात्मक संबंध बनाएगा, अंतर क्रियाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़ेगा। और जब एक दूसरे से व्यक्ति जुड़ेंगे, यानी जो मनुष्य है, ऐसा जरा समझो, तो भाई इसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, क्या है, अपनी इसकी आवश्यकताएं हैं, अपनी इसकी आवश्यकताएं हैं। और जब इसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, तो ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है अंतर क्रियाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़कर करेगा। किसके आधार पर, अंतर क्रियात्मक संबंध के आधार पर, क्रियात्मक संबंध के आधार पर। जब अंतर क्रियात्मक संबंध स्थापित करेगा, तो भाई समाज का निर्माण होगा। क्या है, समाज का निर्माण होगा। अब समाज, सामाजिक संबंधों का एक अमूर्त ताना बाना, अमूर्त एक व्यवस्था, जिसमें जिसके द्वारा हम रहते हैं, जीते हैं, तो भाई इतनी सारी अंतर क्रियाएं होंगी तो समस्याएं उत्पन्न होंगी, विभिन्न प्रकार की जो है समस्याएं आएंगी। भाई जब समाज का निर्माण होगा, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, तो यहां पर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब भाई जब समस्याएं हो सकती हैं, तो समाधान के लिए जो है समाधान खोजा जाएगा। और जब समाधान के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, तो भाई समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ज्ञान की ही तो जरूरत पड़ेगी, तो ज्ञान का संकलन किया जाएगा, ज्ञान का संग्रह किया जाएगा। और जब ज्ञान का संकलन और संग्रह किया जाएगा और एक पीढ़ी से कई पीढ़ियों तक अगर उसे ट्रांसफर करना है, तो लिपि की जरूरत पड़ेगी, तो लिपि का आविष्कार होगा। जब लिपि का आविष्कार होगा और उन समस्याओं को, उनका सॉल्यूशन जो है खोजने के लिए आप जब ज्ञान की प्राप्ति करोगे, तो पर्टिकुलर आप जो है एक किसी भी एरिया से संबंधित जो एक जो है, अगर आप ज्ञान इकट्ठा करोगे, तो उससे एक विषय का जो है उत्पन्न होगा, एक विषय का इमर्जेंस होगा। तो समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित ज्ञान के लिए विषयों का उद्भव जो है स्टार्ट होगा। और इसी तरीके से समाज शास्त्र का जो उद्भव और विकास जो है हुआ है, इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया, तो समाज शास्त्र का क्या भाई उद्भव जो हुआ है। अब समाज शास्त्र का उद्भव हुआ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई समाज शास्त्र की उत्पत्ति, ये तो ठीक है कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो समाज शास्त्र है, तो इसमें जो
मतलब जो ऐसे टर्म हैं जैसे कि आधुनिकता, पूंजीवाद, नगरीकरण, तार्किकता, लौकिकरण, तो इनके प्रति प्रतिक्रिया ने जो है आधुनिक शैक्षिक समाजशास्त्रीय विश्लेषण की जो है नींव रखी है। और आधुनिक राष्ट्र के निर्माण की दिशा में ये सभी जो फैक्टर हैं, इनसे जो उत्पन्न सामाजिक समस्याओं को हल करने में जो शास्त्रीय और बौद्धिक प्रयास किए गए, उन्होंने ही सामाजिक जो आधुनिक समाजशास्त्र का जो है उदय की क्या है, नींव रखी है। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो है 1838 में हुई। कब? जो समाजशास्त्र है इसकी उत्पत्ति, एक यहां पर लिख देते हैं, है ना, समाजशास्त्र की उत्पत्ति, जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति है ना भाई, तो ये आपका 1838 में हुई। ये जो शब्द है समाजशास्त्र, इस शब्द का जो है प्रतिपादन ऑगस्ट काम्टे, किन्ने, इस शब्द का जो है प्रतिपादित किन्ने किया? ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र, ये जो शब्द है इसको प्रतिपादित किया। तो इसी वजह से जो ऑगस्ट कॉम्टे साहब को समाजशास्त्र का पितामह कहा जाता है, इनको समाजशास्त्र का जो है पितामह कहा जाता है। फ्रांस में जन्मे इस समाजशास्त्री का यह मानना था कि समाज एक विज्ञान है और समाजशास्त्र रूपी इस विज्ञान के माध्यम से मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन जो है संभव है। मतलब कि ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं कि ये जो शब्द है भैया, ये एक विज्ञान है। क्या है भाई? एक विज्ञान है। तो भाई इस विज्ञान रूपी, मतलब समाजशास्त्र रूपी इस विज्ञान के माध्यम से इस सब्जेक्ट को जो है मानव समाज का एक वैज्ञानिक जो समस्याएं हैं, तो मानव समाज के की उन समस्याओं का एक वैज्ञानिक जो है अध्ययन, स्टडी संभव है। समाज शास्त्र जो यानी सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सोशियस और दूसरा लोगोस। सोशियस का मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये जो शब्द है सोशियल, ये लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है भाई? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है कंपेनियनशिप, भाईचारा, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। इसका मतलब क्या होता है? बंधुत्व या भाईचारा मतलब कंपेनियनशिप। जो सोशियस का मतलब ये भाई लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारा। कंपेनियंस, ये जो लोगोस है, ये यूनानी भाषा का शब्द है। ये भैया आपका यूनानी भाषा का शब्द। लोगोस अथवा अध्ययन जो है, और इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन, स्टडी। ये यूनानी भाषा का शब्द है, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टडी। तो भाई अब समाजशास्त्र क्या है कि समाज, देखो एक विषय, मतलब ये जो है एक विषय है और इसके माध्यम से सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बहुत सिंपल है कि भाई सोशियस और लोगोस, तो इस सोशियस का स्टडी किया जाता है। मतलब कि समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक विषय है जिसके माध्यम से सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कि भाई सामाजिक संबंध कैसे हैं, इसी के माध्यम से जो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह मानव समाज का एक व्यवस्थित अध्ययन है। क्या है? एक सिक्वेंशियल, एक जो है ऑर्डर जो है एक स्टडी है। यह समाज में उपस्थित प्रत्येक व्यवस्था का अध्ययन करता है। जो समाज में उपस्थित जो प्रत्येक पूरी व्यवस्था है, उस सारी व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है।
और समाज में उपस्थित इस प्रत्येक व्यवस्था के अध्ययन के साथ ही एक विषय के तौर पे समाज शास्त्र जो है एक नवीन है, एक नया विषय है। अगर हम ओवरऑल कहें, इसने अब तक जो है अपने करीब 200 साल भी पूरे नहीं किए हैं। और इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी जो है बहुत छोटा है। इसका जन्म ही जो है रिसेंटली 18वीं 17वीं शताब्दी में होता है। तो भाई बताओ 21वीं शताब्दी है तो करीब जो है 200 साल भी लगभग नहीं पूरे हुए, लगभग 200 साल। तो ऑब्वियस है कि ये बहुत छोटा होगा। तो ये एक नवीन विषय है और ये बहुत छोटा भी है। समाज शास्त्र के उद्भव को लेकर की बात करें तो कोई भी विचार जो है अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होती है। कोई भी विचार हो भाई, तो भाई ऐसा तो है नहीं है, तो उसकी एक सामाजिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होती है। और इसी प्रकार समाज शास्त्र का उद्भव भी एक विषय या विचार के तौर पे यूरोपीय समाज की सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस समाज शास्त्र का जो उद्भव है भाई कोई ना कोई ऐसे तो हो नहीं गया, तो एक पृष्ठभूमि बनी होगी, एक बैकग्राउंड बना होगा। एक पूरी उस बैकग्राउंड के बाद आप देखोगे कि ये जो बैकग्राउंड यूरोपीय समाज की जो सामाजिक पृष्ठभूमि पर जो है आधारित है, वहीं पर ये और जो है इस विषय के तौर पे समाज शास्त्र का उद्भव यूरोप में हुआ। लेकिन इसका विकास जो है वो अमेरिका में माना जाता है। जरूर इसका उद्भव यूरोप में हुआ लेकिन विकास अमेरिका में माना जाता है। और यही वजह है कि अधिकांश जो है प्रारंभिक समाजशास्त्री आप देखोगे यूरोपीय रहे हैं जो है स्टार्टिंग में। भाई यूरोपीय समाज में हो रहे व्यापक परिवर्तन, लोगों के सोच, विश्व अवलोकन में जो है उत्पन्न परिवर्तन समाज शास्त्र के उद्भव के ये प्रमुख कारक रहे। समाज में जो समस्याएं घट रही थी, जो चीजें हो रही थी, तो उनमें एक व्यापक परिवर्तन, एक अमूलचूल परिवर्तन आया। और समाज यही जो है ये परिवर्तन समाज शास्त्र के उद्भव का कारक बने। तो ये कह सकते हो कि समाज शास्त्र के उद्भव के जो प्रमुख कारक रहे हैं वो सामाजिक और बौद्धिक रहे, वो सामाजिक और बौद्धिक रहे। अब भाई सामाजिक और बौद्धिक के साथ साथ मैं आपको यहां पर बता दूं कि प्रारंभ में यूरोपीय समाज भी जो है पूरी तरीके से पूर्णतः धार्मिक था। आज आप ये बहुत अपने को जो है रशनल कहते हैं कि हम बहुत रशनल हैं। आप 17 जो है 16 और अगर आप सेंचुरी पे जाते हैं तो इनका धर्म इतना एक्सट्रीम था, जो धार्मिक ताने बाने इतने एक्सट्रीम थे। अभी मैं आपको जो है इनलाइटनमेंट पढ़ाऊंगा, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाऊंगा और ज्ञानोदय जो है पुनर्जागरण पढ़ाऊंगा, क्योंकि यही तीनों फैक्टर भी हैं, इन्हीं की वजह से जो है उत्पन्न भी होता है समाजशास्त्र। तो जब मैं आपको फ्रांसीसी क्रांति बताऊंगा और वहां उसके कारण बताऊंगा तो आप देखिएगा कि मतलब ये कैसे क्या हुआ। तो प्रारंभ में यूरोपीय समाज भी पूरी तरीके से धार्मिक हुआ करता था और चर्च एकदम जो है सत्ता मतलब अधिकार था, सत्ता पर चर्च का सर्वोच्च स्थान हुआ करता था। सामाजिक जीवन और समाज के सदस्यों के बीच उपस्थित संबंध पर धार्मिक विश्व अवलोकन का प्रभाव पड़ा था। तो ऑब्वियस है कि भाई बताओ कि अगर जो सत्ता टॉप पर होगा तो उसका प्रभाव जो है नीचे तो पड़ता ही पड़ता है। तो भाई जो समाज के सदस्य थे उनके बीच उपस्थित जो संबंध थे, रिलेशन थे, इन पर धार्मिक विश्व अवलोकन का प्रभाव था। और धर्म और धार्मिक मान्यताओं को चुनौती नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वो सुप्रीम था। तो ऐसे में यूरोपीय समाज में जो कुछ घटनाएं हो गई और ये तीनों ऐतिहासिक घटनाएं मतलब व्यापक परिवर्तनों को जन्म दिया। इन ऐतिहासिक घटनाओं में पुनर्जागरण, फ्रांसीसी क्रांति और इसके साथ साथ औद्योगिक क्रांति। तो इन तीनों में जो औद्योगिक क्रांति की भूमिका सबसे ज्यादा रही। और यही कारण है कि समाज शास्त्र को, क्योंकि ये तीनों कारण मैंने बताया कि भाई समाज शास्त्र में जो उद्भव के सबसे तीन जो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं वो क्या क्या है? पुनर्जागरण, एनलाइटमेंट, पुनर्जागरण, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति।
पुनर्जागरण, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो भाई इन तीनों कारक ने एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। और सबसे ज्यादा कहा जाता है कि जो औद्योगिक क्रांति है, इन तीनों में से औद्योगिक क्रांति की भूमिका सबसे ज्यादा रही। और यही वजह है कि समाज शास्त्र को कभी कभी औद्योगिक क्रांति का बाई प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद भी कहा जाता है। इन तीनों के साथ साथ उस समय के जो विचारक है, मेलिनोव्स्की, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ऐसे विचारकों ने आधुनिक विचारों को मतलब जो है जन्म दिया। और आधुनिक विचारों ने समाजशास्त्र के उद्भव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब देखो, सबसे पहले कि हम थोड़ा सा बात करते हैं पुनर्जागरण के बारे में। तो पहले औद्योगिक क्रांति और फिर पुनर्जागरण, फ्रांसीसी, तीनों को भी पढ़ना है तो हम कभी ऐसे पढ़ लेते हैं। तो पहले हम औद्योगिक क्रांति पढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति 1750 से 1850 के मध्य मानी जाती है। यहाँ पे लिख देता हूं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, जो औद्योगिक क्रांति है ना, वो 1750 से लेकर के 1850 के मध्य 1850 के मध्य मानी जाती है। इस दौर में कृषि उत्पादन, यातायात, परिवहन, तकनीकी आदि के तीव्र विकास ने, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, कृषि उत्पादन में बदलाव आया, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन में बदलाव आया। तो इसके तीव्र विकास ने तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को भी बदल दिया, प्रभावित किया। भाई अगर आप जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की चीजों पे, अब बड़ा सिंपल चीज है कि अगर किसी बेस में आप परिवर्तन करोगे तो जो है, अगर आप जो है जमीन किसी घर का जो है बेस हिलाओगे तो जो घर है वो ऑटोमेटिकली हिलेगा, जो दीवारें हैं वो ऑटोमेटिकली हिलेंगे। और औद्योगिक क्रांति के दौरान, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान हुआ ही कुछ ऐसा कि भाई 70-50 एंड 80-50 के दौर में कृषि यानी जो है कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन, परिवहन, तकनीकी में, इसमें से बहुत तीव्र परिवर्तन, तीव्र विकास ने तत्कालीन समाज की जो सामाजिक ताने बाने थे, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो है परिस्थितियां बदल दी, इनको प्रभावित किया। और औद्योगिकरण से उत्पादन की तकनीकी और शैली में जो है बुनियादी परिवर्तन देखने को मिले। इनमें से एक और प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करते हुए मानव मस्तिष्क ने उन नई नई तकनीकों को खोजा। प्रकृति के साथ जो है कोरिलेट करते हुए मनुष्य इस समय नई नई तकनीकी को खोज रहा है। और इससे जब नई टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन होता है, उत्पन्न होती है, तो उत्पादन के साधनों में जो है बुनियादी बदलाव हो जाता है। और ऐसा कुछ औद्योगिक क्रांति में भी देखा गया कि जब नई नई तकनीकी खोजी गई तो भाई जो उत्पादन के साधन थे तो उनमें बुनियादी बदलाव आ गया। ऊर्जा के तौर पे भाप के इंजन की खोज, और जो भाप के इंजन की खोज है वो पूरे यूरोप में एक क्रांतिकारी बदलाव पैदा कर दिया। मनुष्य पशु श्रम पर आधारित ज्यादातर काम जो है, भौतिक कार्यों को जो है, मतलब मनुष्य जो है पहले क्या करता था कि पशुओं का हेल्प लेकर के जो है कृषि में, जो प्रोडक्शन में, मतलब कृषि कार्यों में अपना जो है भौतिक जो है अपना यानी लेबर जो है बेचता था, अपना श्रम बेचता था। लेकिन अधिकांश जो भौतिक कार्य हैं, अब जो भाप वाला इंजन आ गया है
खनिज तेल और ऊर्जा के नाम जो जो ऊर्जा के नए साधनों के माध्यम से जो संपादित किया जाने लगा, मशीनों की खोज ने बड़े बड़े कारखाने पैदा कर दिए, बड़े बड़े कारखानों को जन्म दिया। मशीनें आ गई तो बड़े बड़े कारखाने लग गए। और जब बड़े बड़े कारखाने लग जाएंगे तो उत्पादन घरों तक सीमित था पहले, अब वह घरों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि कारखाना जो है लग गए हैं, तो कारखाना उत्पादन में परिवर्तित हो गया। और औद्योगिक क्रांति ने तकनीक के विकास के साथ मानवीय श्रम को गुणात्मक तौर से विकसित कर दिया। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, इसने तकनीकी के विकास के साथ, जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो मानव श्रम को, मानव जो लेबर था, ह्यूमन लेबर था, उसको गुणात्मक तौर से क्या कर दिया, विकसित कर दिया। ऊर्जा के स्रोत और मशीनों के उत्पादन ने समाज में व्यापक बदलाव किए। समाज में व्यापार और इनसे जुड़े वर्गों को भी उत्पन्न कर दिया। अब भाई आप ये सोचो कि प्रोडक्शन अचानक से हाइक हो गया है, और जब प्रोडक्शन अचानक से हाइक हो जाएगा तो कोई तो ऐसा समाज का तबका होगा जो पर्टिकुलर इन क्षेत्रों से, इन चीजों से जुड़ा होगा। तो भाई जब उत्पादन बढ़ा तो समाज में जो है नया वर्ग, मतलब एक व्यापार, तो ये नया वर्ग जो है, इससे जुड़े नए वर्ग उत्पन्न हो गए। अब औद्योगिक क्रांति ऐतिहासिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण मोड़ के तौर पे मानी जाती है, जिसने दैनिक जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन में आए जो मूलभूत बदलावों ने लोगों की आय में भी बेतहाशा वृद्धि कर दी। और इसी का रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रॉबर्ट लुई लुकास थे। इन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया, पहली बार ऐसा हुआ कि आम जनता के जीवन स्तर में एक सस्टेनेबल वृद्धि हुई, और ऐसी आर्थिक व्यवहार की प्रक्रिया पहले कभी नहीं हुई, पहले कभी नहीं देखी गई। औद्योगिक क्रांति ने जीवन स्तर में जिस तरीके से बदलाव किए, उनका प्रभाव सांस्कृतिक पहलुओं पर भी पड़ा। जो सांस्कृतिक पहलू हैं उन पर भी देखा गया। भाई बेस आप चेंज कर रहे हो तो पूरी बिल्डिंग पर प्रभाव पड़ेगा, तो सांस्कृतिक पहलुओं पर भी प्रभाव पड़ा। सामाजिक जीवन में कुछ नई समस्याएं भी जो है पैदा हो गई। तो औद्योगिकरण के साथ नए शहरों के विकास की प्रक्रिया ने नए उद्योगों को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि लोगों के रहन सहन के तरीके, निवास के नए क्षेत्र, ये भी विकसित हुए। आपको नौकरी लग जाए तो आपका जो लाइफ जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन जीने का तरीका है, वो ऑटोमेटिकली इनहांस होने लगेगा। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लोगों को जो है, ठीक है, एक निश्चित तबके को जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो जो है उनके लोगों के रहन सहन के तरीके, निवास के नए नए क्षेत्र खोजने, लोग घर बनाने लगे, नए नए क्षेत्र विकसित किए गए, और इन क्षेत्रों में लोगों को बहुमंजिली इमारतों के छोटे छोटे मकानों में रहना पड़ा। अब एक चीज बताओ कि रोटी, कपड़ा और मकान, हालांकि बाद में इसमें एक बहुत बड़ा डिबेट है, लेकिन कहा जाता है सामान्यतया कि भाई आपके पास जो है सारी चीजें हैं, विलासितापूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन आपकी जो है यूजेज की सारी चीजें हैं। जब ऐसा है तो आपका जो है ओरिएंटेशन भौतिकतावाद में जो है, अभी मैं सोशियोलॉजी से संबंधित 50 से 60 जो टर्मिनोलॉजी है कि भौतिकतावाद क्या है, वो सारी चीज मैं समझा दूंगा। तो लोगों के पास यहां उनकी जरूरतें लगभग पूरी हो गई, तो लोग भौतिकतावाद की ओर आगे बढ़े। अब जैसे वही मैंने बताया कि भाई आपकी नौकरी लग गई, कई लोगों की नौकरी लग गई, तो धीरे धीरे आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। अब भौतिकतावाद की ओर आगे बढ़ जाएंगे, अब लग्जरियस लाइफ जीने लगेंगे। तो भाई जब ऐसा हुआ तो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बढ़ा, तो जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, ऑब्वियसली होगी ना। तो मजदूरों को उत्पादन को बनाए रखने के लिए
जो है अपना टाइम को बढ़ाना पड़ा कि भाई अगर जनसंख्या में वृद्धि हुई तो मांग बढ़ेगी, और अगर मांग बढ़ेगी तो मजदूरों को और अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। तो यहां पर अभी मैं बताऊंगा कि मजदूरों को यहां पर जो है औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों के लिए एक समस्या भी बनाई। तो यहां पर मजदूरों को जो है अपना मतलब उनकी पूर्ति करने के लिए जो है उनके घंटे बढ़ गए, कार्य करने के घंटे बढ़ गए, काम बढ़ाना पड़ा। औद्योगिक क्रांति के लक्षण को अगर हम बात करें तो भाई औद्योगिकीकरण मशीनीकरण की प्रक्रिया से आरंभ होकर के एक विशाल जो कल कारखाने हैं उनसे उत्पादन के उन्नत स्तर तक पहुंचा, और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कृषि कार्यों में भी जो है मशीनों का प्रयोग होने लगा, और लोगों को कृषि कार्यों से अलग होने का अवसर मिला, कृषि कार्य से अलग होने लगे। शहरों में नए कल कारखाने, उद्योग धंधे, इनके जो है विकास से नए नए रोजगार के अवसर पैदा हुए। और जब ऐसा हुआ तो बड़ी संख्या में लोगों को शहरों में रोजगार मिलने लगा। अब बड़ी संख्या में अगर लोग शहरों की ओर जब है माइग्रेट करेंगे तो पलायन होगा। तो औद्योगिकरण के साथ यातायात के साधनों पर भी दबाव पड़ेगा ना, तो यातायात के साधनों के विकास को मतलब खूब विकास हुआ, और इस विकास ने इस गति में बहुत क्रांतिकारी बदलाव कि भाई पहले आप जब यातायात के साधन खूब विकसित हो गए, दबाव पड़ा तो ऑब्वियस है मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति तो होगी ही होगी। तो इसने जो है यातायात के साधनों ने एकदम क्रांतिकारी बदलाव पैदा कर दिया। जैसा ऐसे समझो कि मान लो कि भाई इलाहाबाद से दिल्ली तक जाने में 10 घंटे लगते हैं सामान्यतया, लेकिन बुलेट ट्रेन आ जाए तो मुश्किल से 3 घंटे में ये दूरी तय हो जाएगी। तो आप बताओ कि जो व्यक्ति को भाई आज ही जाना है और आज ही दिल्ली से वापस लौट आना है, तो अगर बुलेट ट्रेन चल रही है तो कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। नहीं उसको आज जाएगा कल फिर वापस आएगा, हो सकता है कि कल रुकना पड़े क्योंकि काम ना हो पाए। तो कुछ ऐसा ही परिवर्तन हुआ कि जब यातायात के साधनों का विकास तेजी से हुआ तो एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। सड़क, नहर, रेल के विकास ने समाज के अंदर क्रांतिकारी बदलाव पैदा किए, और इस विकास के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में बहुत सरलता हो गई। इससे उत्पादन के नए आयामों को पाना और आसान हो गया, और जो है सरलता हो गई। औद्योगिकरण का आकलन जो है 18वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति मानव विकास के क्रम में हुए जो बुनियादी बदलाव का दौर था, और तकनीकी के विकास ने उत्पादन को ऐतिहासिक तौर से बढ़ा दिया। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो उत्पादन बहुत मतलब बढ़ गया। देशों में विशाल बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्री स्थापित हो गई, और लोगों ने गांव छोड़ करके रोजगार के नए अवसर जो शहरों में ही पैदा हुए, जहां इंडस्ट्री लगी तो गांव छोड़ करके लिए जो है नए नए शहरों में प्रवेश किया। और जब लोग सब माइग्रेट करेंगे तो भाई नगरीकरण जो है, अर्बनाइजेशन, इसकी प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तो कार्ल मार्क्स इसी वजह से कहते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे बस उनका स्टेटमेंट। देखो सोशियोलॉजी पढ़ने का यही तरीका है कि आपको कोट करना पड़ेगा बातें, बीच बीच में एक कोटेशन मेंटेन करना पड़ेगा। इससे आपका जो आंसर है उसमें एक क्वालिटी दिखने लगती है। सो कार्ल मार्क्स का जो स्टेटमेंट है, कहते हैं कि भाई विभिन्न सकारात्मक परिवर्तनों के बाद निर्मित हुए जो नए कल कारखाने, जो इंडस्ट्री है, ये अमीरों के औजार हैं जो कि सर्वहारा का शोषण करने के लिए इन औजारों का वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इस दौर में समाजवाद की स्थापना की दिशा में औद्योगिकरण का विकास और लोगों का गांव से नगरों की ओर पलायन, ये एक कारक है। ये कौन कह रहे हैं? ये मार्क्सवाद कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। अब भाई खूब ये सारा सब कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, यातायात के साधन डेवलप हो रहे हैं, तो रेलवे के विकास और जहाजों के लिए नई जो है नहरों के निर्माण ने
जनता के लिए नगरीय पलायन को जो है ये और आसान कर दिया। और इस प्रक्रिया ने नई पूंजीवादी कार्य संस्कृति ने जो पहले सामाजिक सामंती अर्थव्यवस्था थी उसको बदल दिया। भाई यूरोप में जब ये औद्योगिक क्रांति नहीं आई तो 3 वर्ग था, एक क्लर्जी, एक उद्योगपति टाइप, और जो तीसरा वर्ग था एक सामान्य लोग थे, सामंती अर्थव्यवस्था से जुड़े जो किसान वगैरह ये सब थे। तो भाई इसने पूरी तरीके से सामंती जो अर्थव्यवस्था थी उसको बदल दिया। और इसके चलते किसान अपने कृषि उत्पादक की भूमिका से अब एक विशाल जो है भूमिहीन वर्ग के तौर पे परिवर्तित हो गए, जो कि अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक केंद्रों पर क्या हो गए भाई, निर्भर रहने लगे। लोगों ने गांव छोड़ करके रोजगार के लिए जो है नगरों में जो विशाल कल कारखानों की ओर रुख किया, वहां पहुंचने शुरू हुए। स्थानीय स्तर पर जो है स्थापित जो लघु छोटे मोटे कारखाने थे वो जो है वो समाप्त, भाई काम करने के लिए नहीं रह गया, तो वो अप्रासंगिक हो गए। आज आप अपने यहां भी देख लीजिए कि भाई हालांकि अब चीजें बदल रही हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर, और एमएसएमई जो है चीजों में परिवर्तन ला रहा है, लेकिन हर एक जो एक जब ऐसा रिवोल्यूशन आता है, क्रांति, कोई ऐसी औद्योगिक क्रांति होती है, तो हर एक जगह लगभग समान वैसी ही घटनाएं घटती हैं। अब औद्योगिक क्रांति ने समाज शास्त्र के विकास में, इसके उद्भव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औद्योगिक क्रांति के कारण ही सामंती कृषक समाज का जो है अंत हो करके पूंजीवाद समाज की नींव पड़ी। अब सामंत किसान जो है वो समाप्त हो रहे हैं, तो फिर अब जो है पूंजीवाद एक नया वर्ग है जो उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व रखता है, इंडस्ट्री खोल के रखा है। तो ये जो नया वर्ग है पूंजीवाद समाज की नींव पड़ी। श्रमिक वर्ग के उद्भव ने आगे चल करके समाजशास्त्र की अवधारणाओं में केंद्रीय स्थान प्राप्त कर लिया, और ये तेजी से जो नगरीकरण हो रहा था, तीव्र नगरीकरण, बढ़ते औद्योगिकीकरण और मजदूर वर्ग के उद्भव और विकास ने सिद्धांत के तौर पे मार्क्सवाद को विकसित किया। मार्क्सवाद के अतिरिक्त इस बदलते परिवेश और सांस्कृतिक प्रतिमानों ने लोगों की भूमिका और समाज से उनके संबंध, अंतःक्रिया और समाजशास्त्री अध्ययन की सर्वोपरि विषय वस्तु हो गए। और इतिहास के कार्यक्रम में इस दौर को समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विद्वानों के जो है विकास का दौर जाना गया, और इससे औद्योगिक क्रांति और जो है ज्ञानोदय, वैज्ञानिक खोज और बौद्धिक खोज और जो है फ्रांसीसी क्रांति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो मैंने आपको कहा, पीछे वापस चलो, कि भाई समाज शास्त्र के उद्भव में आपने देखा कि औद्योगिक क्रांति की कैसी भूमिका रही। इससे आपने समझा कि भाई औद्योगिक क्रांति से ये चीजें जो हैं बहुत कुछ मेजरली बदली, और इसी वजह से इसको जो है बाई प्रोडक्ट कह दिया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। भाई 1789 में उत्पन्न फ्रांसीसी क्रांति, जो कि लगभग ये क्रांति 10 वर्षों तक चली, और इसने भी समाज की सोच को परिवर्तित किया। इस क्रांति ने यूरोप में उपस्थित सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था को चुनौती दी, और आधुनिक विचारधाराएं जैसे कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व इत्यादि की उत्पत्ति हुई। और जब लोगों को इन अधिकारों का एहसास हुआ, बोध हुआ, तो इन अधिकारों की मांग बढ़ गई, परंतु इसका विरोध भी हुआ और समाज में अस्थिरता और बढ़ गई। फ्रांसीसी क्रांति इतिहास का वो पड़ाव है जिसने मनुष्य के बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जब बौद्धिक विकास की बात होगी वेरी फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले अगर किसी चीज का नाम आएगा तो आएगा फ्रांसीसी क्रांति का। कि भाई जो फ्रांसीसी क्रांति है ये मनुष्य के बौद्धिक विकास में अहम भूमिका निभाई।
अलग अलग विज्ञानों के विकास और इतिहास पर जब चर्चा होती है, तब उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अहम इवेंट है वो फ्रांसीसी क्रांति है। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति है। अब देखो, औद्योगिक क्रांति ने भी जो है उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया और आर्थिक संरचना में बदलाव किया। उसके कारण व्यापार और मुक्त बाजार जो है धीरे धीरे अस्तित्व में आए और इस प्रक्रिया ने जनता के ऊपर लगे जो सामंती व्यवस्था के प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। अब देखो, जो सामंतीकरण था ना, औद्योगिक क्रांति आके सामंतीकरण को समाप्त कर देती है। तो औद्योगिकरण के कारण पहले इंग्लैंड और फिर बाद में फ्रांस में बृहत पैमाने पर बड़े बड़े कल कारखाने जो हैं, तो कारखाने का यानी इनका निर्माण और विशाल उत्पादन आरंभ हुआ। नगरीकरण, कृषि क्षेत्र में श्रम की मुक्ति, प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगों की स्थापना, साथ में बाजार व्यवस्था, सेवा क्षेत्र का विकास, इन आदि ने समाज को संचालित करने के लिए बड़े पुराने नियम अप्रासंगिक बना दिए, इरेलेवेंट बना दिए कि अब भी समाज को चलाना है तो अब नए नियमों की जरूरत है। अभिजात वर्ग जो है उसके द्वारा, अभिजात वर्ग के द्वारा दैवी अधिकारों और धर्म के आधार पर शासन सत्ता को जो है समाजशास्त्री चिंतन के आधार पर जो है चुनौती दी जाने लगी। और अभिजात वर्ग के द्वारा जो दैवी अधिकार की, भाई मैंने अभी आपको क्लर्जी के बारे में बताया कि इनको सर्वोच्च जो है सर्वोच्च राइट्स था। अब ये जो अभिजात वर्ग था जो है ना, ये सेकंड नंबर का, मैंने 3 क्लासेस बताया तो ये सेकंड नंबर का था। तो भाई धर्म के आधार पर जो शासन सत्ता को संचालित करने की प्रक्रिया को लोगों ने चुनौती देना आरंभ कर दिया। और सबसे पहले जो चुनौती जो है सेकंड कैटेगरी के लोग यानी जो है अभिजात वर्ग था, इन्होंने दिया। आर्थिक संरचना के सांस्कृतिक मूल्यों में आए इन बदलाव ने लोगों के दैनिक जीवन में भी बदलाव कर दिया। संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगी। लोग जरा समझो कि गांवों से शहर जा रहे हैं तो भाई संयुक्त परिवार बिखरेंगे, अवधारणा सिकुड़ेगी। नई जो है वर्गीय संरचना पूंजीपति और श्रमिक के तौर पे सामने आ गई। एक वर्ग पूंजीपति हुआ, एक श्रमिक वर्ग हुआ। पूंजीपति वर्ग का संसाधनों पर स्वामित्व होता था और श्रमिक वर्ग का जो है अपने काम पर जो है स्वामित्व होता था, जो अपना काम है, जो लेबर बेचता था। तो भाई इस बदलती परिस्थितियों में लोगों को संचालित करने के अब चीजें बदल रही हैं तो नियम बनाए जाएंगे। अपना सामाजिक राजनीतिक जो है, जो पुराने नियम थे वो प्रभाव खोने लगे तो नए नियम बने। फ्रांस में जो पुराना अभिजात वर्ग है वो जमीन के अधिकार के आधार पर बनी जो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए अब क्लैश होने लगे तो जो है उसे वो खूब प्रयत्न किया, खूब प्रयास किया। कोई भी जब आप सत्ता खींचोगे तो प्रयास करेगा। और वहीं जनता जब नए नए नियम, नई मांग आ रही है तो जनता नए परिवर्तनों से प्रेरित होकर के पुरानी व्यवस्था के खिलाफ मोबिलाइज्ड होने लगे, लामबंद होने लगे। और बदलती आर्थिक संरचना में फ्रांस का प्रजातंत्र केवल जमीन के स्वामित्व के आधार पर अपनी संपन्नता को बचाए रखने में जो है असफल हुआ। वो अपनी संपन्नता को जो है नहीं बचा रखा और परिवर्तन के साथ तालमेल नहीं बैठ पाया। चीजें बदल रही हैं तो इसको कर्ज लेना पड़ गया। अब कर्ज किससे लेंगे? जरा पूंजीपति वर्ग, जिसके पास अब पैसा हो गया है। तो भाई जब इन्हें जो है पूंजीपति वर्ग से पर जो ये सत्ता थी, राजतंत्र था। अब भाई जो है फ्रांस का जो राजतंत्र है, जो जिसके पास सरकार पावर है, राजा है, अपनी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए इससे पूंजीपति वर्ग जो अभी नया पैदा हुआ है उससे कर्ज लेना पड़ गया। तो भाई कर्ज तो ऐसा मिलता नहीं है तो इनने जमीनें गिरवी रख दी। जब जमीनें इनने गिरवी रख दी तो प्रजातंत्र जो इनका था, तथाकथित प्रजातंत्र, वो पूंजीवाद पर निर्भर हो गया। और आप बताओ कि अगर ऐसा होगा तो सरकार कौन चलाने लगेगा? पूंजीपति वर्ग। तो इस परिस्थिति में शासन बहुत कमजोर, अत्यंत कमजोर और अप्रकारात्मक तौर से जो है अप्रकार्य हो गया उसका, और अदूरदर्शी और ऋणग्रस्त हो गया।
मतलब वो दूर की नहीं सोच पा रहा है और बहुत ज्यादा ऋण लद गया है, उसके द्वारा जो लिए जा रहे निर्णय हैं वो आम जनता को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, आम जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। अब भाई ये जो राजतंत्र है, तो भाई यह वास्तविक तौर से नौकरशाहों के ऊपर निर्भर हो गया। अब भाई अनेक प्रशासनिक अधिकारी जो हैं ये पूंजीपतियों के द्वारा जो है अपॉइंट किए गए थे, नियुक्त किए गए थे। तो सरकार ने कर एकत्र करने के लिए नियम बनाए और उसने भी जनता में व्यापक असंतोष और रोष पैदा कर दिया और बढ़ा दिया। फ्रांसीसी क्रांति के आकलन में तत्कालीन फ्रांस की जो आर्थिक सामाजिक स्थिति का जो है आकलन वो करना जो है अपरिहार्य हो गया। सामाजिक क्रांति ऐसी नहीं अचानक से हो गई। कहा जाता है कि जो फ्रांस की जो क्रांति है ऐसी नहीं अचानक से हो गई। फ्रांस की क्रांति के पीछे कुछ कारक थे और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक स्थितियां थी। मतलब कि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी, तो ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर थे। 18वीं शताब्दी में फ्रांस जो है एक मजबूत और शक्तिशाली राज्य था। मतलब 18वीं शताब्दी में अगर फ्रांस पे नजर दौड़ाओ तो बहुत मजबूत था, शक्तिशाली था। ऐसा हम क्यों कहेंगे? क्योंकि आप देखो कि वेस्ट इंडीज से लेकर के उत्तरी अमेरिका तक बहुत बड़े बड़े द्वीपों पर जो है इसका कब्जा था, बहुत एकदम मजबूत, एकदम सशक्त था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के साथ बदलते आर्थिक हालात और समाज पर बढ़ते प्रभाव से जो है अपने निरंकुश, विलासितापूर्ण, अदूरदर्शी और अत्यधिक शोषण वाली नीतियों के कारण उसकी जो ताकत है वो कमजोर होती चली गई। और इस समय फ्रांस विभिन्न वर्गों में क्लासिफाइड हो गया। तो पहली श्रेणी जो थी वो क्लर्जी, पादरी वर्ग था, सबसे ऊंचे पादरी क्लर्जी थे। और दूसरी श्रेणी जो थी, तो दूसरी श्रेणी पर विशेष स्थान जो है धनी, जो अभी नया नया जो अभिजात वर्ग है ये आते थे। प्रजातंत्र द्वारा अपनाई गई कर व्यवस्था में दोनों ही वर्ग प्रत्येक प्रकार के करों से मुक्त थे। मतलब कि इनको न ही पादरी क्लर्जी वर्ग को और जो ये अभिजात वर्ग है इनको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता था। इन दोनों वर्गों में, जिसमें कुल मिलाकर के करीब करीब पादरी और इन वर्गों में 2.5 लोग के आस, उस समय 2.5 लाख के आसपास लोग आते थे। और इन लोगों का जो ये अभिजात वर्ग है, जो सेना के जो बड़े बड़े प्रशासनिक पद हैं, ये सभी पर इनका स्वामित्व हुआ कर, प्रभुत्व हुआ करता था। फ्रांस की कुल भूमि में, मतलब ये जो 2.5 लाख लोग हैं, तो कुल भूमि का करीब 40% जो है इन्हीं के पास था, यानी 40% भूमि पर आसपास कब्जा था। क्लर्जी को राजाओं के द्वारा लगातार उपहार वगैरह, पेंशन वगैरह दी जाती थी, खूब पेंशन मिलती थी जो पादरी वगैरह थे। और इसी तरीके से जो दूसरा अभिजात वर्ग है, जो नोबेलिटी है, इसको विलासिता पूर्वक जीवन जीने के लिए इन्हें जो है बहुत रिबेट मिलते थे सरकार से। और एक तीसरा वर्ग भी था, तीसरे वर्ग के शोषण, ये जो है तीसरा वर्ग, जो कि तीसरे वर्ग के शोषण पर आधारित था, ये खूब तीसरे वर्ग का शोषण करते थे और इसकी खुली छूट थी, इस पर किसी प्रकार का कोई मतलब कंट्रोल नहीं था। इन दोनों वर्ग खूब तीसरे वर्ग का शोषण करते थे। तो इन दोनों वर्गों के पास फ्रांस की करीब जो है 95% जनसंख्या तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आती थी। मतलब कि अगर बात करें तो 2.5 लाख लोग जो है इन दोनों, पहली क्लर्जी और जो है नोबेलिटी, 2.5 लाख करीब जो है 5%, बाकी का 95% जो पॉपुलेशन है वो तीसरे वर्ग में आते थे। और मैं आपको बता दूं कि जो समाज का एकदम उच्च तबका है, क्रीम, वो बहुत कम ही होता है, तभी वो उच्च है, समझे आप। तो भाई जो तीसरा वर्ग है, सामान्य लोग हैं, करीब जो है वहां की जनसंख्या का 95%। और इस तीसरी श्रेणी में 90% किसान थे। तीसरी श्रेणी में करीब 80%, 90% किसान थे। इनमें से ज्यादातर वैसे किसान थे जिनके पास कोई भूमि का टुकड़ा नहीं था, अगर था भी तो बहुत छोटी भूमि थी। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जो सेकंड वर्ग है, जो नोबेलिटी है, अभिजात वर्ग है, उसके पास 40% से ज्यादा भूमि है। तो भाई ये जो संख्या में बहुत ज्यादा है, तो इनके पास जो है भूमि का बहुत कम टुकड़ा था।
उनके पास कर के भुगतान के बाद कर इन्हीं को तीसरे वर्ग को देना पड़ता था, तो अपने उत्पादन का करीब 1/4 हिस्सा जो है लगता था। तो इसके कारण उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती चली गई, दयनीय होती चली गई, और उनके पास जो है श्रम के नियमों को मानने के अतिरिक्त कोई विकल्प भी नहीं था, कोई चारा भी नहीं था। और इस तीसरे वर्ग में फ्रांस की आबादी का 15% हिस्सा मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग का था। मतलब इनमें जो है ये जो तीसरा वर्ग था, सामान्य लोग, तो इसमें करीब 15% हिस्सा जो सामान्य वर्ग, सॉरी मिडिल क्लास की फैमिली थी। और मिडिल क्लास में कौन कौन आता था, जैसे दस्तकार हो गया, मजदूर हो गया, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी इसमें आते थे, जैसे लेखक वगैरह हो गया, डॉक्टर वगैरह, चिकित्सक इसी में आते थे मिडिल क्लास में, जज वगैरह हो गया, वकील हो गए, टीचर शिक्षक हो गए, व्यापारी हो गए, सब इसी में आते थे। औद्योगिक क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है इसी व्यापारी वर्ग पर पड़ा, जो व्यापारी वर्ग, और इसने उत्पादन की नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। राजतंत्र फ्रांस में इन समस्त वर्गों के ऊपर था, जो राजतंत्र है जितने भी वर्ग हैं सबसे ऊपर था। और जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई उस दौर में राजतंत्र का जो मतलब मुखिया थे, जो शासक थे, वो शासन व्यवस्था लुईस 16वें के पास थी, लुईस 16वां। और वह जो लुईस 16वें थे तो कहा जाता है उनके बारे में कि वो फैसलों के मामले में बहुत धीमे थे, वो परिवर्तन की गति को नहीं समझ पा रहे थे, और इस वजह से वो असफल हुए। वो बहुत विलासिता पूर्वक जिंदगी जीते थे, और अपनी विलासिता के चलते जो है उनने खूब ऋण लिया, तो राज्य को जो है डेट ट्रैप पे जो है मतलब ऋण जाल में फंसा दिया। अब भाई विशाल सेना के खर्चे और उत्पादन के साधनों के तौर पे जो है केवल भूमि से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाई। इसके कारण जो है फ्रांस में ये जो अभूतपूर्व संकट है, यही फ्रांस की क्रांति का एक जो है फैक्टर बना, जो है आउटब्रेक हुई, जो है फ्रांस की क्रांति आउटब्रेक हो गई। वहीं एक और आप देखोगे कि फ्रांस जो है संकट में राजनीतिक सामाजिक हालातों से घिरा हुआ था। वहीं दूसरी ओर ऐसा बौद्धिक आंदोलन विकसित हो रहा था जो संकट के कारणों को जानने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह जनता को शत्रु की पहचान करने और उससे लड़ने के विचारों से लैस कर रहा था। तो भाई इस क्रांतिकारी सोच के विचारकों ने फ्रांस की क्रांति को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कि भाई जब फ्रांस संकटग्रस्त है, राजनीतिक सामाजिक हालातों से लगातार वो परेशान है, घिरा है, वहीं दूसरी तरफ जो बौद्धिक आंदोलन है वो विकसित हो रहा है। जो ये बीच वाला वर्ग है, मिडिल क्लास है, जो 15%, ये लोग जो है एक्टिव हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील जज वगैरह हैं, डॉक्टर हैं। वे संकट के कारणों को जानने तक ही नहीं सीमित थे, बल्कि इन्होंने जनता के अंदर जो है दिमाग में इन्हें रोष भी मतलब जो है भड़काने का भी खूब काम किया, और जनता को जो है शत्रु की बताया कि भाई तुम्हारा शत्रु कौन है, उससे लड़ो, उसको जनता को तैयार कर रहे हैं ये वर्ग। और इस क्रांतिकारी सोच के विचारकों ने फ्रांस की क्रांति को सफल बनाया। ईसाई धर्म की लोकप्रियता में कहावत थी कि भाई आदमी पीड़ित होने के लिए पैदा हुआ है। जरा समझो, उस समय कहावत है, और धर्म सबसे ऊपर है, मैंने अभी आपको बताया था। और कहावत क्या है कि आदमी पीड़ित होने के लिए पैदा हुआ है। तो भाई ईसाई धर्म की ये जो लोकप्रिय कहावत है, तो फ्रांस के दार्शनिकों ने खूब विरोध किया, दबा के विरोध किया, और उन्होंने कहा कि भाई जो मनुष्य है वो सदा खुशहाली और खुश रहने के लिए पैदा हुआ है, वो कोई जो है दुख के लिए पैदा नहीं हुआ है, पीड़ित होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई उसको हमेशा खुश रहना चाहिए, और यदि कुछ संस्थाएं मनुष्य की इस खुशहाली में बाधक हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि उनको समाप्त कर देना चाहिए। ये कहां अटैक कर रहे हैं? कलर्जी पे, धर्म पे, धर्म को चोट पहुंचा रहे हैं कि अगर ऐसा आपका धर्म कह रहा है तो समाप्त कर दो। उन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्थान पर, जो गॉड भगवान के स्थान पर, उन्हें नेचरिज्म को आधार बनाया, नेचर प्रकृति को आधार बनाया,
और प्रकृति के आधार पर नियमों को जो है समझाने के लिए नई तार्किकता पर बल दिया, रैशनलिज्म पर बल दिया, और कहा कि संतुलित समाज का निर्माण तर्क के आधार पर ही हो सकता है। यह बौद्धिक आंदोलन केवल दर्शन शास्त्र तक सीमित नहीं था, क्योंकि उसी दौर में कई फ्रांसीसी अर्थशास्त्रियों ने उस दौर के संकट के खिलाफ नए अर्थशास्त्री जो नियम है उनको प्रतिपादित किया कि भाई जो बौद्धिक आंदोलन जो है केवल ये दर्शन शास्त्र तक सीमित नहीं है। और इसी दौर पे जो मैंने आपको ये फ्रेंच रेवोल्यूशन बताया, तो जो उस समय के फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने उस दौर के संकट के खिलाफ जो है अर्थशास्त्री नियमों को बनाया, और इन नियमों में एक था लेजिस्फेयर पॉलिसी या हस्तक्षेप नीति। हस्तक्षेप के अंतर्गत कहा जाता है कि भाई समाज में संकट का प्रमुख कारण जो है अभिजात वर्ग, और इसको जो मिलने वाली जो है अभिजात वर्ग को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, अधिकार हैं, तो आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए राजनीतिक और सामाजिक हालात को भी बदलना होगा, और इसके लिए सरकार के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप और न्यूनतम नियंत्रण की भी नीति अपनाई जानी चाहिए। तो इस बौद्धिक आंदोलन ने सबसे पहला हमला जो है पादरी वर्ग पर किया, क्लर्जी वर्ग पर किया, और समाज में लोगों को नियंत्रित रखने के लिए जो है नए नियम जो हैं, उन्होंने नए नियम बनाए, और जो पुराने नियम है उनको खारिज कर दिए। अब भाई जो नए नियम है, पुराने नियमों को जो है खारिज कर दिया गया है, तो ज्ञानोदय और वैज्ञानिक खोजों के आधार पर नए विश्लेषण हुए, और इस बौद्धिक आंदोलन का जो नेतृत्व है उस समय के मैंने बताया मेलिनास्की, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, ये जो है अहम भूमिका निभाई। इन्होंने राजतंत्र के स्थान पर स्वाधीन सरकार, मनुष्य की स्वतंत्रता, इनकी खूब वकालत करी। अब देखो फ्रांस की क्रांति के कुछ कारक भी हैं, मतलब फ्रांस की क्रांति के लिए कुछ कारक भी उत्तरदायी हैं। कैसे कि भाई राजतंत्र अगर निरंकुश नहीं होता, विलासिता पूर्वक नहीं होता, खर्चीला नहीं होता, तो शायद ही क्रांति होती। तो भाई राजतंत्र निरंकुश था, विलासिता पूर्वक जो विलासितापूर्ण था और खर्चीला रवैया था, चर्च व्यवस्था को चरित्रहीन बना रहा था, और हर वर्ग के लिए असमान कर प्रणाली है। भाई ऊपर के क्लर्जी वर्ग को, अभिजात वर्ग को कोई टैक्स नहीं है, जिनकी इनकम सबसे कम है उसका 1/4 लिया जा रहा है। तो ये अन्यायपूर्ण पता चलती है। और फ्रांस के हालात जो आर्थिक दिवालियेपन की कगार पर होने के चलते जो सरकार ने जो सेकंड मतलब जो है अभिजात वर्ग खासकर पूंजीपतियों से जो ऋण लिया, तो ये दिवालियेपन की कगार से जो है जनता में व्यापक रोष, असंतोष पैदा हो गया, और लोगों ने क्रांति कर दी। और इस अन्यायपूर्ण जो है कर प्रणाली और लचर आर्थिक स्थिति ने समाज के सबसे नीचे पायदान जो तीसरी श्रेणी है उस वर्ग के लिए एक जो है आग में घी का काम किया। फ्रांस के राजतंत्र में कोई बढ़िया योग्य शासक नहीं था। लुई 16वें के बारे में बताया कि बहुत विलासी आदमी था, कोई नई सोच के साथ ये चल नहीं रहा था, कोई कोऑपरेट नहीं कर मतलब उसके साथ जो है ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, और नए विचारों और विचारकों का एक बढ़ता प्रभाव, नया नया वर्ग पैदा, मिडिल क्लास जो है, और खासकर जो अधिकारी तंत्र है, अधिकारी वर्ग है, जो वकील है, जज हैं, ये नई नई सोच है। और अन्य देशों में जो घट रही जो क्रांतियां हैं उनका भी तो असर हुआ। तो ये सभी कारण थे कि भाई फ्रांसीसी को जो है फ्रांसीसी मतलब वहां जो आंदोलन इसको क्रांति में मतलब बदल दिया, एक फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दे। अब फ्रांस की क्रांति का जो घटना का जो विकास है, एक सीक्वेंस है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। हम देखो बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, मैं चाहता तो आपको 2 लाइन में बता देता, लेकिन जब तक देखो फ्रांसीसी क्रांति आप तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक आप वहां की सामाजिक, राजनीतिक उन परिस्थितियों को ना समझो। और यही तो है ऑप्शनल में कि भाई आपको बहुत उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत आपको एक डीप, मैंने क्या कल कहा था कि ऑप्शनल आपकी डेप्थ की बात करता है, जीएस आपकी ब्रेथ की बात करता है, तो बहुत डीप डिस्कशन होता है इसमें। कोई एक घटना के सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए जाते हैं। तो भाई जो फ्रांसीसी क्रांति की जो घटना है, इसका जो विकास है, भाई इस बौद्धिक आंदोलन और दयनीय जो आर्थिक स्थिति का प्रभाव आम जनता पर बहुत गहरा पड़ा।
और नई उत्पादन प्रणाली जो है उन्हें प्रेरित कर रही थी। उसे अपना करके वे अपने दुखों का अंत कर सकते थे। और राजतंत्र लगातार आर्थिक संकट के कारण लोगों के ऊपर से जो है अपना प्रभुत्व खो रहा था। तो 1789 में लुई 16वें ने सभी राज प्रमुख जो स्टेट थे उनके जो है प्रमुखों को बुलाया, एक बैठक करी और बैठक करके ऋण चुकाने के लिए जरूरी धन जो है उससे मदद मांगी। ये जो तीनों वर्ग है, तीन श्रेणियां हैं, पहला क्लर्जी है, दूसरा जो है आपका नोबेलिटी है, तीसरा सामान्य वर्ग है। तो भाई इनने अलग अलग बैठकर निर्णय लिया। जो आम जन है, तीसरा वर्ग है, इनके लोगों ने फ्रांस की करीब 95% जनता इन्हीं में आती थी। तो 95% जो है जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। तो उन्होंने स्वयं को जो है, जब ये मतलब वो बुलाई गई, बैठकें बुलाई गई, तो उसी समय ये 95% जो तीसरा वर्ग था, इनने राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर दिया अपने आप को कि हम ही राष्ट्रीय असेंबली है, नेशनल असेंबली हम ही है। और इसके विरुद्ध जो है लुई 16वें ने इस असेंबली को बर्खास्त करके उनके प्रति जो है खूब हमले करवाए। ठीक है, हमलावर हो गया। इसके साथ साथ लुई 16वें ने इस असेंबली को बर्खास्त करके जैसे ही खूब जो है हमले वगैरह हुए, जो लोगों को जेल में डाल दिया गया, खूब शोषण हुआ, तो इसका और विरोध बढ़ गया। जब और विरोध उनका बढ़ गया तो 14 जुलाई 1789 को हजारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर के, मोबिलाइज्ड होकर के, घेराबंदी करके जो है, जो पहले जो है लुई ने जिनको जेल में डाल दिया था, तो जेल के दरवाजे तोड़ दिया और सभी जो युद्ध बंदी थे, जो सभी जो रिवोल्यूशनरी थे, सभी को छुड़ा दिया। और इसी दिन को राजतंत्र के पतन के दिन के तौर पे जो है जाना गया, द फॉलन ऑफ जो है बास्टाइल के नाम से भी जाना गया। अब इस दिन के बाद जो लुई 16वां केवल एक नाम मात्र का शासक रह गया, क्योंकि भाई राष्ट्रीय असेंबली ने जो है नियम बनाने और उसके पालन करने का अधिकार अपने हाथों से जो है खो दिया था। अब नई राष्ट्रीय असेंबली बन गई है, तो भाई राष्ट्रीय असेंबली ने मनुष्य और नागरिक की समानता, अधिकार की नीति को अपनाया और संपत्ति के अधिकार के समान वितरण, व्यक्तिगत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन क्रांतिकारी घोषणाएं करी। और जल्दी ही फ्रांस की आम जनता राष्ट्र की रक्षा और क्रांति के लिए चल रहे जो इस युद्ध में शामिल हो गई। पादरी और जो अभिजात वर्ग है, इसके लोगों के साथ साथ लुई और उसकी जो रानी ने, मतलब जो पादरी वर्ग था बड़ा, और जो अभिजात वर्ग है और जो राजतंत्र जो है, तो लुई और उसकी रानी देश छोड़कर भाग रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको पकड़ लिया गया, युद्धबंदी बनाया गया और राष्ट्र के प्रति धोखेबाजी के मतलब कि वो लगा करके, क्लेम करके इनको गिरफ्तार करके वापस लाया गया। राष्ट्रीय असेंबली को जो है विधानसभा में बदल दिया गया और सामंतवाद और राजशाही के आधार पर स्थापित जो संस्थाएं थी, उनको समाप्त कर दिया गया और समानता और स्वतंत्रता के आधार पर नए संस्थानों को बनाया गया। चर्च और पादरी ने अपनी पूरी शक्ति को खो दिया, गिरफ्तार हो गए हैं। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली आरंभ हुई और यह क्रांति केवल सत्ता परिवर्तन तक ही नहीं सीमित रही, अपितु इसने नए नए नियमों में भी बदलाव किया। और फ्रांसीसी क्रांति ने नागरिक स्वतंत्रता के साथ राष्ट्रवाद के उदय की अवधारणा भी प्रस्तुत की, जिसने जो है राज्य की अवधारणा में क्रांतिकारी बदलाव किया। तो भाई अब इसका महत्व क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वही फ्रांस की क्रांति ने मानव समाज के सभी पहलुओं पर एक गहरा प्रभाव डाला और फ्रांस की क्रांति के जो हैं कुछ मतलब जो पहलू थे कि जिन्होंने इस पर जो प्रभाव डाला कि भाई मानवतावाद का विकास हो गया फ्रांसीसी क्रांति के चलते। लौकिकीकरण, रैशनलाइजेशन का उदय हुआ। दैवी सिद्धांत के विपरीत यह प्रतिपादित हो गया कि राज्य की प्रभु सत्ता जो है जनता में निहित है, जनता ही जो है राज्य की मालिक है। और फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद के विषय में बहुत अहम भूमिका अदा करी। सामंतवाद जो है इसकी समाप्ति हो गई है, कानून की सर्वोच्चता है और स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों की स्थापना हुई। स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों के आधार पर यह प्रतिपादित हो गया
भी मनुष्य आपस में घनिष्ठ तौर से जुड़ा हुआ है और उनके बीच जो है भ्रातृत्व की जो है भावना सर्वोपरि। तो भाई इसके चलते जो आधुनिक विचारधाराएं जैसे कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इनकी उत्पत्ति हुई और लोगों को इन अधिकारों का बोध हुआ और इन अधिकारों की मांग बढ़ गई और इसका विरोध भी हुआ और समाज में अस्थिरता और बढ़ गई। तो ये सारा सब कुछ रहा भैया फ्रांसीसी क्रांति। अब भाई औद्योगिक क्रांति, भाई मैंने आपको बताया कि भाई औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया में क्या क्या कैसे कैसे हुआ। बस थोड़ी चीज और सुनना है इसमें से। मतलब देखो मैंने बताया तो बहुत सारा चीज, लेकिन लिखने के हिसाब से आपके पास कंटेंट की कमी नहीं रहेगी, बस थोड़ा सा आपको जो है समराइज करना पड़ेगा चीजों को। तो भाई औद्योगिक क्रांति तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया को जो है संबोधित करती है और औद्योगिकरण यांत्रिक तौर से ज्यादा मात्रा में जो है अशारीरिक ऊर्जा के प्रयोग से होने वाले उत्पादन की प्रक्रिया को संबोधित करती है। उद्योगों की उत्पत्ति में नगरों को जन्म दिया और वे उत्पादन के केंद्र बन गए और इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जो है प्रतिकूल प्रभाव डाला। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी के कारण शहरी क्षेत्रों की ओर जो है प्रवासन बढ़ गया। तो नए वर्गों की उत्पत्ति हुई, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग का जो है स्वामित्व उद्योगों पर था और श्रमिक वर्ग का जो है नियंत्रण उनके मात्र श्रम शक्ति पर था। शहरी क्षेत्रों में असमानता निरंतर बढ़ती रही और अपने लाभ को निरंतर बढ़ाने के लिए जो पूंजीपति वर्ग है इसने श्रमिकों का खूब शोषण किया। श्रमिक वर्ग में जो है गरीबी, वंचन, भुखमरी ये उच्च रही और इसने एक विरोधाभास को जन्म दिया। और एक और औद्योगिकरण और उत्पादन की जो यांत्रिक व्यवस्था है वो मनुष्य के विकास का प्रतीक बनी, जबकि दूसरी ओर श्रमिक वर्ग की दयनीय स्थिति पतन का प्रतीक बनी। और उस काल में बुद्धिजीवियों ने यह सोचना शुरू किया कि ऐसे परिवर्तन क्यों उत्पन्न हो रहे हैं और उन्होंने यह भी सोचा कि यदि वे परिवर्तन हो रहे हैं तब इसका वांछनीय परिणाम क्यों नहीं हो रहा है। तो भाई इन रहस्यों को सुलझाने के उद्देश्य से यह तय किया गया कि समाज का अध्ययन व्यवस्थित तौर से किया जाए और इसी उद्देश्य से एक विषय के तौर पे समाज शास्त्र का क्या भैया उद्भव हुआ। समाज शास्त्र का उद्भव हुआ। भाई मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति को डिटेल में और शॉर्ट में, औद्योगिक क्रांति को डिटेल में शॉर्ट्स में लिखने के हिसाब से समझा। एक पुनर्जागरण भी तो था, इसने भी तो जो ज्ञानोदय है, जो इनलाइटमेंट है, क्या इनलाइटमेंट ने ये भूमिका नहीं अदा करी? मैंने इसके भी बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। तो भाई पुनर्जागरण वास्तव में ये कोई घटना नहीं थी, बल्कि यह एक दौर के तौर पे देखी जा सकती है और यह वैज्ञानिक विचारों की उत्पत्ति का एक दौर था। लोगों ने जो है शून्य से सोचना शुरू किया और धर्म और चर्च की सत्ता को इन्होंने चुनौती दी और लोगों ने कारण और परिणाम के बीच जो है उपस्थित संबंधों को भी समझने का प्रयास किया और समाज धीरे धीरे तार्किक होने लगा। परंतु इन परिवर्तनों को समाज ने आसानी से स्वीकार नहीं किया और इसके कारण समाज में जो है अस्थिरता उत्पन्न हुई। इस समाज शास्त्र के उद्भव के बौद्धिक कारक में जो ज्ञानोदय है, जो पुनर्जागरण है, जो इनलाइटनमेंट है, तो भाई सामाजिक परिस्थितियां सदैव दार्शनिकों और अन्य समाज वैज्ञानिकों को प्रभावित करती रही। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में जो है परिवर्तन सोचने की प्रक्रिया को परिवर्तित करते हैं। फ्रांस में जो मोनेर्की है, इसके विरोध में जो बौद्धिक आंदोलन विकसित हुआ था वह पूंजीवाद का समर्थक था और मुक्त श्रम, मुक्त व्यापार, मुक्त वाणिज्य, मुक्त उद्योग, मुक्त राय का समर्थक था। पूंजीवाद ने अपने विकास के साथ औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो पुस्तकों को, अखबारों को, पर्चों को प्रकाशित करवाया और इसके आधार पे अध्ययन सार्वजनिक हो गया। जब जो है अध्ययन सार्वजनिक हो गया तो इस अध्ययन ने लोगों के प्रति एक नई जिज्ञासाएं प्रस्तुत की और विज्ञान की नई खोजों से लोगों को अवगत कराया। फ्रांस में जब मोनेर्की समाप्त हुआ तब बौद्धिक तौर से उसे जो है डार्क एज, आदिम युग कहा जाने लगा।
लेकिन फ्रांसीसी शासन में भयावह गरीबी और दासता का सामना कर रही आम जनता को जब सावंतवाद से मुक्ति मिली, तब व्यापार, राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्म, कला, संगीत, इन सभी क्षेत्रों में नई सोच उत्पन्न होने लगी, जिसको हम ऐतिहासिक तौर से महान जागृति, द ग्रेट अवेकनिंग के नाम से जाना गया। और सामाजिक संरचना और संस्कृति में बदलाव हो रहे थे और दुनिया के बारे में मानवीय सोच बदल रहे थे। इस बौद्धिक बदलाव के युग को जो है इनलाइटनमेंट के नाम से जाना गया या ज्ञानोदय कहा गया या पुनर्जागरण कहा। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में दार्शनिक और साहित्यिक सोच में जो है बौद्धिक विकास और क्रांतिकारी परिवर्तन का दौर था, और इस दौर में धर्म के आधार पर स्थापित अवधारणाओं को जो है तर्क के आधार पर समझाया जाने लगा। भावनाओं और विकास के आधार पर दुनिया को समझने की प्रक्रिया को तार्किकता और वैज्ञानिक खोज के आधार पर जो है अनुभव और अनुसंधान को आधार बना करके समझने की वकालत होने लगी। कैथोलिक जो चर्च है, निरंकुश राजतंत्र और उसके सहयोग के लिए बनाई गई राजनीतिक व्यवस्थाओं, सामंतवाद को वैचारिक तौर से चुनौती मिलने लगी। अब न्यूटन के द्वारा जो प्रस्तुत किए गए जो नियम ने दार्शनिक और साहित्यिक बहसों को एक और नई दिशा दे दी और वैज्ञानिक अवधारणाओं का विश्लेषण और ब्रह्मांड और दुनिया को वैज्ञानिक तार्किकता आधार पर समझना दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु हो गई। इस पुनर्जागरण की परंपरा में जो प्रमुख नाम जो है वो फ्रांसिस बेकन का लिया जाता है, जिसने प्रतिपादित किया कि दुनिया की प्रकृति को समझने के लिए उन तथ्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनका स्पष्टतया अवलोकन किया जा सके, और यह अवधारणा वर्तमान में जो है वैज्ञानिक सामान्य ज्ञान के निकट थे। इस सोच ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में नई खोजों को प्रेरित किया, और इसी क्रम में जो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो भी इसी कंसीडर किया जा सकता है। तो ज्ञानोदय को बौद्धिक या फिर पुनर्जागरण को बौद्धिक क्रांति माना जाता है, क्योंकि उसने दुनिया को देखने, समझने और विश्लेषण करने के तरीकों को बदला, दुनिया को संचालित होने के तरीकों को वैज्ञानिक सोच के साथ जोड़ करके स्पष्ट किया, और ज्ञानोदय को विकसित करने में जो है विभिन्न देशों में दार्शनिकों की भूमिका सर्वोपरि थी। इसमें से जैसे कि अगर हम बात करें तो भाई इस समय कुछ साइंटिस्ट या फिर जो है दार्शनिक रहे, जैसे फ्रांस में वॉल्टेयर थे, कहीं कहीं वॉल्टेयर भी लिखा रहता है, रूसो, वाइको, ये फ्रांसीसी थे। इंग्लैंड में एक डेविड ड्यूम थे, एडम स्मिथ और जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, ये कुछ प्रमुख रहे। तो ये भी पुनर्जागरण। आज जो है हम यहीं तक क्लास रखते हैं। कल हम पुनर्जागरण की कुछ अवधारणाओं, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एनलाइटनमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।